नमस्कार स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मेरी नेक्स्ट वीडियो में। लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ बेसिकली प्रिंटफ और स्कैनफ, इनपुट स्टेटमेंट स्कैनफ और आउटपुट स्टेटमेंट प्रिंटफ डिस्कस किया था। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो बेसिकली लूप्स होगा आपका। तो पर लूप डिस्कस करने से पहले कुछ प्रिंटफ और स्कैनफ की वेरिएशंस होती हैं, वो वेरिएशंस मैं आपके साथ पहले डिस्कस करना चाहूँगा। ये वेरिएशन डिस्कस करने के बाद फिर आपको मैं लूप्स बताऊंगा कि लूप्स कौन से होते हैं सी लैंग्वेज के अंदर। तो ये वेरिएशन क्या है, स्कैनफ की वेरिएशन क्या है? आपको पता है जब भी आप स्कैनफ यूज करते हो तो आप कंट्रोल स्ट्रिंग में कैरेक्टर ग्रुप स्पेसिफाई करते हैं। फॉर एग्जांपल कैरेक्टर ग्रुप क्या है? %d फॉर इंटीजर्स, %f फॉर फ्लोट वैल्यूज, %c फॉर कैरेक्टर वेरिएबल्स, कैरेक्टर वैल्यूज। तो जब भी आप ये कैरेक्टर ग्रुप स्पेसिफाई करते हैं तो इसमें आप परसेंटेज और इस कन्वर्जन कैरेक्टर के बीच में एक नंबर भी डिनोट कर सकते हैं, इंटीजर नंबर भी डिनोट कर सकते हैं। उस इंटीजर नंबर का मतलब क्या होगा? फॉर एग्जांपल जैसे कि मैंने इस स्कैनफ में लिखा %3d, %5f, %c at the address of a, at the address of b, at the address of c। मेरे तीन वेरिएबल्स है a, b, c। मैं इन तीनों वेरिएबल्स में कुछ वैल्यू स्कैन करना चाहता हूं। तो इस 3 का मतलब क्या है? 3 का मतलब है कि जब आपकी वो इंटीजर वैल्यू स्कैन करेगा तो वो इंटीजर वैल्यू में कितने कैरेक्टर्स हो सकते हैं या कितने डिजिट्स हो सकते हैं वो डिनोट करता है। विड्थ ऑफ द डाटा ये डिनोट कर रहा है। तो फॉर एग्जांपल 1 2 3 लिख दिया है तो ये 1 2 3 स्कैन करके किसमें स्टोर कर देगा? ए वेरिएबल में स्टोर कर देगा। तो ए वेरिएबल में क्या आ जाएगा? 1 2 3 आ जाएगा। अब नेक्स्ट मैंने एफ में 5 लिखा है। 5 का मतलब क्या है? नेक्स्ट मेरी फ्लोट वैल्यू सपोज मैंने 123.586 इनपुट किया है सपोज। अब ये 5 क्या करेगा? इस 123.586 में से सिर्फ 5 कैरेक्टर्स या डिजिट्स को ही उठाएगा और बी वेरिएबल में स्टोर करेगा। तो 5 कैरेक्टर कौन से हो जाएंगे? 1 2 3 और डॉट आपका 4th और 5 आपका 5th। तो ये 5 डिजिट्स 123.5 ही आपका 123.5 वैल्यू ही स्कैन करेगा और बी वेरिएबल में स्टोर करेगा। 8 और 6 आपका स्कैन नहीं करेगा बी वेरिएबल के लिए। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि यहां पे f में मैंने इसकी विड्थ स्पेसिफाई कर दी है कि सिर्फ 5 कैरेक्टर्स तक ही वो क्या करे, वैल्यूज को स्कैन करे। तो बी वेरिएबल में वैल्यू क्या जाएगी आपकी? 123.5। अब ये सी के लिए क्या करेगा? नेक्स्ट जो डिजिट है आपका 8 वो सी में जाएगा। तो सी में क्या जाएगा आपका? 8 जाएगा आपका। 6 और ए आपका क्या हो जाएगा? इग्नोर हो जाएगा आपका। तो स्कैनर में आप अपने डाटा की विड्थ भी स्पेसिफाई कर सकते हैं कि आप कितना विड्थ का डाटा स्कैन करना चाहते हैं। तो अगर यहाँ पे जैसे %f में मैंने 5 डिनोट कर दिया तो ये 5 कैरेक्टर्स या 5 डिजिट सी उठाएगा। तो डेसिमल पॉइंट भी क्या होता है? एक कैरेक्टर ही होता है। तो ये 123.5 ही बी वेरिएबल में स्टोर करेगा और नेक्स्ट जो 8 डिजिट है वो सी में स्कैन हो जाएगा आपका और 6 और ए आपका क्या हो जाएगा? इग्नोर हो जाएगा आपका। ऐसे ही जब आप स्कैनफ लिखते हैं तो कैरेक्टर ग्रुप के अंदर यहां मैंने %d के बीच में क्या स्पेसिफाई कर दिया? स्टार स्पेसिफाई कर दिया। स्टार स्पेसिफाई करने का मतलब ये होता है, फॉर एग्जांपल मैंने डाटा इनपुट किया a 1 2 3 और 4.2। ये तीन वैल्यूज मैंने C, A और B में स्कैन करने के लिए इनपुट करी। लेकिन कंपाइलर क्या करेगा?
ए कैरेक्टर को सी में स्टोर करेगा और डी के साथ परसेंटेज डी में मैंने स्टार लिख दिया, इसका मतलब होता है सप्रेस द इनपुट फॉर द इंटीजर डाटा। ये वाला डाटा 1 2 3 डाटा आपका सप्रेस कर देगा, स्कैन नहीं करेगा आपका। तो ए में 1 2 3 नहीं जाएगा आपका, और 4.2 आपका किसमें फ्लोट वैल्यू स्कैन कर देगा, बी में स्कैन कर देगा। तो आप अपने डाटा इनपुट करते वक्त ये स्पेसिफाई भी कर सकते हैं कि कौन सा डाटा आपको स्कैन नहीं करना है। तो ये दो वेरिएशंस होती हैं स्कैनफ की, एक तो आप डाटा विड्थ स्पेसिफाई कर सकते हो और एक स्टार से आप अपने इनपुट को सप्रेस कर सकते हो। ऐसे प्रिंटफ में भी कुछ वेरिएशंस होती हैं। क्या वेरिएशन होती है, जैसे आप डाटा विड्थ स्कैनर में स्पेसिफाई करते हो ऐसी डाटा विड्थ आप अपनी प्रिंटफ में भी स्पेसिफाई कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मेरा एक वेरिएबल है ए जिसमें मैंने वैल्यू रखी है 1 2 3 4 5, एक मेरा बी वेरिएबल है जिसमें वैल्यू है 1 2 3.456 फ्लोट वैल्यू है। अब परसेंटेज डी में मैंने क्या मेंशन कर दिया, 10 डिनोट कर दिया है, और एफ में मैंने 10.2 डिनोट कर दिया है। यानी ये 10 क्या डिनोट कर रहा है डी के केस में, विड्थ ऑफ द डाटा, यानी इतने कॉलम वो स्क्रीन के वो क्या कर देगा, रिजर्व कर देगा ए वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करने के लिए। फॉर एग्जांपल जैसे यहां 10 लिखा है तो 10 कॉलम्स वो रिजर्व कर देगा। और आपका ए वेरिएबल की वैल्यू जो है 1 2 3 4 5 राइट जस्टिफाइड आपकी वो क्या करेगा, 10 में से 10 कॉलम में से सिर्फ 5 डिजिट सी 5 करेक्टर 5 डिजिट सी है आपके इसमें वैल्यू में, तो राइट जस्टिफाइड आपका डाटा आ जाएगा और लेफ्ट 5 कॉलम्स क्या आ जाएंगे, ब्लैंक्स छोड़ देगा आपका। ऐसी 10.2 क्या करेगा, 10 कॉलम्स रिजर्व करेगा और आपकी इस वैल्यू को डिस्प्ले करेगा राइट जस्टिफाई करते हुए। और पॉइंट 2 का मतलब है कि डेसिमल पॉइंट के बाद कितनी वैल्यूज को वो प्रिंट करे। जैसे यहाँ पे पॉइंट में वैल्यूज तो 4 5 6 3 डिजिट्स हैं आपके पॉइंट के बाद, लेकिन 2 स्पेसिफाई करा है तो वो इसको राउंड करके क्या वैल्यू प्रिंट करेगा, 1 2 3.46 वैल्यू को प्रिंट करेगा आपका। तो ऐसे आप अपनी डाटा विड्थ, कॉलम विड्थ आप कह सकते हो, कॉलम विड्थ स्पेसिफाई कर सकते हो वेरिएबल्स को प्रिंट करते वक्त भी। ऐसे और वेरिएशंस है इसमें, कुछ फ्लैग्स भी यूज होते हैं आपके। एक फ्लैग होता है माइनस, अगर आपको ये डाटा लेफ्ट जस्टिफाइड करना है तो आप इस 10 से पहले माइनस स्पेसिफाई कर देंगे। माइनस का मतलब है कि डाटा को लेफ्ट जस्टिफाइड, तो ये डाटा आपका लेफ्ट साइड में आ जाएगा और राइट साइड में 5 ब्लैंक्स रह जाएंगे आपके। ऐसी नेक्स्ट परसेंटेज एफ में मैंने माइनस प्लस 10.1 एफ लिखा है। माइनस का मतलब है कि लेफ्ट जस्टिफाइड हो डाटा आपका, यानी डाटा आपका 1 2 3 4.46 ऐसे आएगा। माइनस का मतलब राइट जस्टिफाइड। प्लस का मतलब है कि आपकी वैल्यूज का जो साइन है, प्लस वैल्यू है तो प्लस साइन, माइनस वैल्यू है तो माइनस साइन, वो प्रीफिक्स करे वैल्यू से पहले। तो जैसे ये प्लस वैल्यू है तो इसमें क्या करेगा, वो प्लस को प्रीफिक्स कर देगा आपका। ऐसे पॉइंट 1 है, पॉइंट 1 का मतलब है कि आपका एक ही पॉइंट, डेसिमल पॉइंट के बाद एक ही डिजिट को शो करे, तो यहाँ पे 4 6 का क्या कर देगा, 1 2 3.5 कर देगा आपका। तो ये माइनस डिनोट कर रहा है लेफ्ट जस्टिफाइड, प्लस डिनोट कर रहा है आपका कि वैल्यू के साथ साइन को भी लिखे, प्रिंट करे। प्लस वैल्यू है तो प्लस, माइनस वैल्यू है तो माइनस। माइनस वैल्यू ऐसे अगर हम इस प्लस को यूज नहीं करते और माइनस में वैल्यू होती तो माइनस का साइन आएगा ही आएगा, लेकिन प्लस का साइन अगर आपको डिस्प्ले कराना है तो ये प्लस सिंबल लिखना पड़ेगा आपको। 10 डिनोट कर रहा है विड्थ ऑफ द डाटा
और 0.1 क्या डिनोट कर रहा है, डेसिमल पॉइंट के बाद कितनी वैल्यूज को प्रिंट करे। ऐसे ही आपका और वेरिएशंस है आपकी। एक आपका आपने फ्लैग देखा माइनस होता है, एक प्लस होता है, एक आपका हैश होता है। आपका हैश क्या करता है आपका, सपोज आपकी वेरिएबल की वैल्यू मैंने ए प्रिंट कराई है, ए वेरिएबल किस टाइप का है, इंटीजर टाइप का वेरिएबल है। तो ए वेरिएबल मैंने पहले परसेंटेज एफ से प्रिंट कराया है और दोबारा ही ए वेरिएबल मैंने परसेंटेज डी से प्रिंट कराया है। इसका हैश का मतलब क्या होगा कि जब भी वो वैल्यू को प्रिंट करेगा तो उसमें डेसिमल पॉइंट लिखेगा ही लिखेगा। परसेंटेज एफ में अगर आप हैश लगा देंगे तो वैल्यू में डेसिमल पॉइंट को लास्ट में, अगर वो होल नंबर है, अगर इंटीजर वैल्यू है, तो डेसिमल लास्ट में वो डिनोट करेगा ही करेगा, प्रिंट करेगा ही करेगा। ऐसे आपका परसेंटेज हैश 0.4 जी क्या डिनोट कर रहा है आपका, ए वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करें, यानी 1 2 3 4.5 और पॉइंट भी डिनोट, हैश का मतलब है कि वो पॉइंट भी प्रिंट करे और 4 का मतलब है 4 ट्रेलिंग जीरोस प्रिंट कर देगा आपका, यानी डेसिमल पॉइंट के बाद वो क्या करेगा, 4 क्या डिनोट कर रहा है, ट्रेलिंग जीरो भी प्रिंट कर देगा आपका। तो ये हैश का यूज है आपका फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज के साथ, परसेंटेज एफ या परसेंटेज जी। ऐसे आप ई के साथ फ्लोटिंग कन्वर्जन करैक्टर, और एक और होता है आपको पता ही है ई, उसके साथ भी मेंशन कर सकते हैं आप। सेम जैसे एफ और जी में आपका डेसिमल पॉइंट लगा रहा है, ऐसे वो एक्सपोनेंट फॉर्म में आ जाएगा और डेसिमल पॉइंट उसमें आपका दिखाएगा ही दिखाएगा आपका। नेक्स्ट आपका है ये जो हैश फ्लैग है, ये आप ऑक्टल वैल्यूज को जब प्रिंट करते हैं या हेक्साडेसिमल फॉर्मेट कन्वर्जन करैक्टर यूज करते हैं तो तब भी स्पेसिफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे डी वेरिएबल में मैंने एक वैल्यू असाइन करी है, 0 से प्रीफिक्स करते हुए 1777 मैंने असाइन किया, तो ये एक ऑक्टल वैल्यू है। ऐसे के में मैंने 0x प्रीफिक्स करके A08C क्या करा है, एक हेक्साडेसिमल वैल्यू असाइन किया है। तो डी में मेरी ऑक्टल वैल्यू है, के में मेरा क्या है, हेक्साडेसिमल वैल्यू है। तो मैं चाहता हूं कि ये वैल्यूज को जब प्रिंट करे तो इस केस में 0 प्रीफिक्स आए और 0 हेक्साडेसिमल के केस में 0x को प्रीफिक्स करे, तो फिर आपको ये हैश सिंबल परसेंटेज ओ और परसेंटेज एक्स के साथ मेंशन करना है। अगर आप ये हैश सिंबल नहीं लिखेंगे तो वो वैल्यूज तो वो हेक्साडेसिमल और आपकी ऑक्टल वैल्यू को प्रिंट कर देगा, लेकिन उसमें 0 और 0x को प्रीफिक्स नहीं करेगा। अगर आपको वो प्रीफिक्स करना है तो आपको हैश का सिंबल भी लगाना है। तो ये कुछ वेरिएशंस थी, कुछ आपकी एडिशनल इंफॉर्मेशन थी स्कैनफ और प्रिंटफ के अंदर। तो अगर इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में आप मुझे भेज सकते हैं। इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो डाटा विड्थ है, कॉलम विड्थ है। जैसे 10 क्या डिनोट कर रहा है और ये 0.2 वाली जो वैल्यू का मतलब क्या है, ऐसे स्कैनर में भी डाटा वेस्ट होती है आपकी। तो आप इसको नोट डाउन करिए, फिर देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक आपका लूप्स। आइए स्टूडेंट्स, अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक लूप्स। बेसिकली जब भी आप कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करते हैं, हर लैंग्वेज आपको लूप्स प्रोवाइड करती है। और लूप्स को प्रोवाइड करने का क्या मकसद होता है, कई बार क्या होता है कि आपको कुछ सेट ऑफ स्टेटमेंट बार बार एग्जीक्यूट करानी पड़ती है। तो अगर आपके पास लूप्स नहीं होती तो फिर आप क्या करते हैं, उन स्टेटमेंट्स को बार बार टाइप करते। तो ऐसे बार बार टाइप करके आप अपने मल्टीपल टाइम्स स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करा सकते हो। लेकिन वो एक थोड़ा सा बार बार टाइप करना, और उससे आपका क्या होता है, एक तो टाइपिंग वर्क आपको करना पड़ेगा और दूसरा आपको आपकी मेमोरी कंजप्शन
ज़्यादा होगी, क्योंकि स्टेटमेंट ज़्यादा होंगी तो मेमोरी भी ज़्यादा यूज़ होगी आपकी। तो जब आपके कुछ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स बार बार एग्जीक्यूट करानी है आपने, तो आप कोई ना कोई लूप यूज़ कर लेते हैं। आपको 3 लूप्स प्रोवाइड किए हैं सी लैंग्वेज ने। कौन से 3 लूप्स हैं? फॉर, व्हाइल, डू व्हाइल। फॉर, व्हाइल और डू व्हाइल। जो फॉर लूप है आपका वो सबसे इजीएस्ट लूप है और मोस्टली आपका फॉर लूप ही यूज होता है आपका। इस प्रोग्राम के थ्रू मैंने एक जनरल फॉर लूप का सिंटेक्स बताया है और एक छोटा सा प्रोग्राम आपको करके बताया है 1 to 10 वैल्यूज को प्रिंट करने का। तो फॉर लूप जब भी आप लिखेंगे तो फॉर कीवर्ड होता है, ठीक है। फॉर कीवर्ड आएगा, फॉर कीवर्ड के बाद ये ब्रैकेट्स आएंगे, पैरेंथेसिस आएंगे, सिंपल ब्रैकेट्स जो आप बोलते हैं। उसके बाद इनिशियल एक्सप्रेशन आएगी, इनिशियल एक्सप्रेशन आएगी, फिर सेमीकोलन आएगा, सेमीकोलन के बाद टेक्स्ट एक्सप्रेशन आएगी, फिर सेमीकोलन आएगा, सेमीकोलन के बाद इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट एक्सप्रेशन आएगी, और उसके बाद आपका ये स्टार्ट करली ब्रैकेट है, ये एंड करली ब्रैकेट है। ये क्या डिनोट कर रहा है? आपका बॉडी ऑफ द लूप। इस बॉडी ऑफ द लूप में आपकी स्टेटमेंट्स आएंगी, वो सारी स्टेटमेंट्स आएंगी जो आपको बार बार एग्जीक्यूट करानी है। जब भी आप फॉर लूप लिखते हैं, इसका जो सिंटैक्स है वो आपको हमेशा फॉलो करना ही करना है। इसका सिंटैक्स है ये, फॉर कीवर्ड आएगा, पैरेंथेसिस आएंगे, सेमीकोलन, सेमीकोलन, ब्रैकेट, सिंपल पैरेंथेसिस एंड ब्रैकेट, फिर ये करली ब्रैकेट। ये करली ब्रैकेट क्या नोट कर रहा है? इसका लॉजिक ऑफ द लूप कह लो या बॉडी ऑफ द लूप कह लो आपका। ये सेमीकोलन लिखना बहुत जरूरी है। अगर आप सेमीकोलन नहीं लिखेंगे तो आपका फॉर लूप काम नहीं करेगा, आपका कंपाइलेशन एरर आ जाएगा। तो ये जो फर्स्ट सेमीकोलन है, तो यहां इस फर्स्ट सेमीकोलन से पहले आपको क्या लिखना है? इनिशियल एक्सप्रेशन लिखना है। इनिशियल एक्सप्रेशन में हम क्या करते हैं? ज्यादातर हम एक वेरिएबल को स्टार्टिंग वैल्यू प्रोवाइड करते हैं, एक वेरिएबल को इनिशियलाइज करते हैं हम। जब आपने वेरिएबल को इनिशियलाइज कर दिया, उसके बाद आपका क्या होता है? टेक्स्ट एक्सप्रेशन आती है। ये टेक्स्ट एक्सप्रेशन क्या करती है? ये बेसिकली एक कंडीशन को इवैल्यूएट करती है। अगर वो कंडीशन ट्रू होगी तो लूप की बॉडी चलेगी, अदरवाइज नहीं चलेगी आपकी। ऐसे ये इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट एक्सप्रेशन क्या करेगा? आपकी वेरिएबल की वैल्यू को आइदर इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा। अगर आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहे हैं तो इंक्रीज करेगा, और अगर आप डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहे हैं तो डिक्रीज करेगा वेरिएबल की वैल्यू को। और ये मैंने आपको बताया, ये तो क्या है? बॉडी ऑफ द लूप। कर्ली ब्रैकेट्स में क्या डिनोट करते हैं? बॉडी ऑफ द लूप। अब आइए समझते हैं एक सिंपल से प्रोग्राम के थ्रू। आपको वैल्यूज प्रिंट करनी है 1 to 10 स्क्रीन पे, यानी आप चाहते हैं हर लाइन में एक वैल्यू प्रिंट हो 1 से लेके 10 तक। तो कैसे फॉर लूप लिखेंगे? फॉर कीवर्ड लिखा, i इज इक्वल टू 1। i वेरिएबल मेरा इंटीजर टाइप का है। i वेरिएबल को स्टार्टिंग वैल्यू इनिशियलाइज किया मैंने, उसको किससे इनिशियलाइज किया? 1 से, क्योंकि मुझे वैल्यूज 1 to 10 प्रिंट करनी है, तो ये मुझे लूप एग्जीक्यूट करना पड़ेगा 1 से लेके 10 तक। तो इनिशियल एक्सप्रेशन क्या है? i इज इक्वल टू 1, यानी i वेरिएबल में स्टार्टिंग वैल्यू मैंने 1 प्रोवाइड कर दी। कंपाइलर उसके इनिशियलाइज करने के बाद कहां जाएगा? कंडीशन पे जाएगा। कंडीशन चेक करेगा कि कंडीशन ट्रू है लूप की या फॉल्स है। तो यहां पे कंडीशन क्या डिनोट कर रहा है? i 1 है, 1 लेस देन इक्वल टू 10 होता है, बिल्कुल 1 लेस देन 10 होता है। कंडीशन इज ट्रू, तो कंडीशन यहां पे क्या इवैल्यूएट हुई? ट्रू इवैल्यूएट हुई। कंडीशन क्या निकली आपकी? यहां पे ट्रू निकली। अगर कंडीशन ट्रू है, अगर आपकी कंडीशन ट्रू है तो फिर वो क्या करेगा? एक कर्ली ब्रैकेट में जो स्टेटमेंट लिखी है उसको एग्जीक्यूट करेगा। यानी कंपाइलर का डायरेक्शन क्या होगा? कंडीशन इवैल्यूएट करने के बाद
स्टेटमेंट्स ऑफ द लूप वो उसकी तरफ जाएगा और आपकी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा। स्टेटमेंट क्या कहती है, प्रिंटफ आई की वैल्यू को प्रिंट करे। तो आई की वैल्यू क्या है, प्रेजेंट वैल्यू आई ऑफ आई क्या है आपका 1 है, तो आउटपुट में क्या देगा 1 आ जाएगा आपका। प्रिंटफ के बाद ये एंड करली ब्रैकेट आया। एंड करली ब्रैकेट आने के बाद कंपाइलर घूम जाएगा। कहां पे घूम जाएगा, वो आपकी इंक्रीमेंट स्टेटमेंट अपडेट, इसको अपडेट स्टेटमेंट कहते हैं। तो इस इंक्रीमेंट स्टेटमेंट में जाएगा आपका आई प्लस प्लस। आई प्लस प्लस आपको पता ही है क्या करेगा, आई वेरिएबल की वैल्यू को बाय 1 इंक्रीज कर देगा। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आई क्या है 1, अब कितनी हो जाएगी प्रेजेंट वैल्यू आई की, इंक्रीमेंट हो गया 2। इंक्रीमेंट करके वो कंडीशन पे फिर जाएगा, कंडीशन चेक करेगा कि कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। आई की वैल्यू कितनी है 2 लेस देन 10, 2 लेस देन 10 होता है, कंडीशन इज ट्रू। कंडीशन ट्रू है तो वो प्रिंटफ की तरफ फिर जाएगा और उसको एग्जीक्यूट करेगा। प्रिंटफ क्या करेगा, आई की वैल्यू को प्रिंट कर देगा स्क्रीन पे 2। एंड ब्रैकेट आ गया। एंड ब्रैकेट के बाद में वो फिर इंक्रीमेंट पे जाएगा। आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 से, लास्ट टाइम 2 थी, अब कितनी हो जाएगी 3 लेस देन 10, कंडीशन क्या हो जाएगी आपकी ट्रू, क्योंकि आई की वैल्यू 3 है और लेस देन 10 होता है, कंडीशन ट्रू है। कंडीशन ट्रू है तो प्रिंटफ क्या करेगा, आई की वैल्यू को प्रिंट कर देगा, 3 जो है वो प्रिंट कर देगा स्क्रीन पे। फिर एंड ब्रैकेट, फिर इंक्रीमेंट, फिर कंडीशन, फिर प्रिंटफ, फिर इंक्रीमेंट, फिर कंडीशन, फिर प्रिंटफ। कब तक करेगा आपका 10 तक करेगा और 10 वैल्यूज को प्रिंट कर देगा। जब 10 उसने प्रिंट कर दिया, एंड ब्रैकेट आ गया, तो कंपाइलर सीधा इसके बाहर नहीं निकलेगा, पहले वो इस इंक्रीमेंट स्टेटमेंट पे जाएगा और आई वेरिएबल की वैल्यू 10 थी, वो कितना करेगा, उसको 11 करेगा। 11 के बाद कंडीशन चेक करेगा, 11 लेस देन इक्वल टू 10 होता है ना, 11 10 से लेस होता है ना इक्वल होता है, ग्रेटर होता है, तो कंडीशन यहां पे क्या होगी फॉल्स। अब कंडीशन फॉल्स आ गई है तो वो इस लूप को एग्जिट करके आगे वाली स्टेटमेंट के पास चला जाएगा। तो आपको जब भी एक लूप यूज करना है, चाहे फॉर लूप यूज करिए, चाहे व्हाइल लूप यूज करिए, चाहे डू व्हाइल लूप यूज करिए, तो आपकी कंडीशन बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। उस कंडीशन पे ही डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी ऑफ द लूप चलेगी या नहीं चलेगी। कंडीशन ट्रू है तो चलेगी, अगर फॉल्स होगी है तो नहीं चलेगी आपकी। और आपका इसमें फॉर लूप में कंडीशन के बाद स्टेटमेंट इंक्रीमेंट, कंडीशन स्टेटमेंट इंक्रीमेंट ऐसे रोटेट करता जाएगा। कब तक रोटेट करता जाएगा, जब तक आपकी कंडीशन ट्रू इवैल्यूएट होती रहेगी। इनिशियल एक्सप्रेशन पे वो कितनी बार गया, जब वो ऊपर से आया फर्स्ट टाइम, सिर्फ पहली बार जब आया तभी गया। उसके बाद में तो कंडीशन स्टेटमेंट इंक्रीमेंट, कंडीशन स्टेटमेंट इंक्रीमेंट ऐसे ही रोटेट करता रहेगा आपका। कब तक रोटेट करता रहेगा, जब तक कंडीशन आपकी फॉल्स नहीं हो जाती। तो ये फॉर लूप का जनरल सिंटैक्स भी मैंने बता दिया आपको, और एक सिंपल 1 to 10 वैल्यूज को प्रिंट करके भी बता दिया है। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट लूप आपका व्हाइल। अगर आपने ये नोट डाउन करना है तो नोट डाउन करिए, फिर देखते हैं आगे। आइए स्टूडेंट्स अब देखते हैं व्हाइल लूप। तो व्हाइल लूप बिल्कुल सिमिलर टू फॉर लूप ही है। क्या उसका जनरल सिंटैक्स है व्हाइल लूप का, व्हाइल लूप का ये जनरल सिंटैक्स है। ये आपका व्हाइल कीवर्ड है, व्हाइल कीवर्ड का ये पैरेंथेसिस है, स्टार्ट ब्रैकेट है, ये एंड ब्रैकेट है। इस व्हाइल की जगह पहले क्या था, फॉर कीवर्ड था फॉर लूप के अंदर, और इस पैरेंथेसिस में आपकी 3 स्टेटमेंट आ रही थी, इनिशियल एक्सप्रेशन, टेस्ट एक्सप्रेशन और इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट एक्सप्रेशन। लेकिन व्हाइल में क्या होता है, वो इनिशियल एक्सप्रेशन और इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट एक्सप्रेशन क्या करती हैं, वो आगे पीछे हो जाती हैं। यानी सिर्फ व्हाइल के पैरेंथेसिस में क्या आएंगी, सिर्फ टेस्ट एक्सप्रेशन आएगी। जो इनिशियल एक्सप्रेशन है वो व्हाइल से ऊपर चली जाएगी, व्हाइल से ऊपर, और मेन की स्टेटमेंट बन जाएंगी। और जो इंक्रीमेंट स्टेटमेंट है या डिक्रीमेंट एक्सप्रेशन है, वो करली ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा। करली ब्रैकेट क्या डिनोट कर रहा है, बॉडी ऑफ द लूप।
तो बॉडी ऑफ द लूप में स्टेटमेंट्स आएंगी और इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट एक्सप्रेशन आएगी। तो आपकी जो इनिशियल एक्सप्रेशन होती है और इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट एक्सप्रेशन होती है वो आपकी आगे पीछे हो जाती है। इनिशियल एक्सप्रेशन आपकी ऊपर चली जाती है वाइल से ऊपर, और इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट एक्सप्रेशन बॉडी लूप की बॉडी के अंदर आ जाता है आपका। आइए समझते हैं इसको एग्जांपल के थ्रू। सेम एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल आप 1 to 10 को प्रिंट करना चाहते हैं, तो 1 to 10 कैसे प्रिंट करेंगे? ये मेन का स्टार्ट ब्रैकेट है, ये एंड ब्रैकेट है। इस स्टार्ट और एंड ब्रैकेट में एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है और ये वाइल लूप है। इस वाइल लूप की स्टार्टिंग में मैंने पहले इनिशियल एक्सप्रेशन लिख दी है i इज इक्वल टू 1, और ये वाइल के पैरेंथेसिस ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा मैंने? टेस्ट कंडीशन मेंशन कर दी है, टेस्ट एक्सप्रेशन मेंशन कर दी है मैंने। ये करली स्टार्ट ब्रैकेट है, ये एंड ब्रैकेट है, इसमें प्रिंटफ आ रही है और इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट एक्सप्रेशन आ रही है, यानी अपडेट स्टेटमेंट आ रही है आपकी। ये कैसे एग्जीक्यूट करेगा? कंपाइलर ऊपर पहले सबसे पहले वेरिएबल डिक्लेयर करेगा, i की वैल्यू को 1 असाइन कर देगा। 1 करने के बाद कंडीशन पे जाएगा, 1 लेस देन 10 होता है, बिल्कुल 1 लेस देन 10 होता है आपका। कंडीशन ट्रू है तो बॉडी ऑफ द लूप के अंदर एंटर करेगा, प्रिंटफ प्रिंट कर देगा 1, फिर i इंक्रीमेंट 1 करके कितना हो जाएगा? 2, और आउटपुट में क्या प्रिंट हो चुका है? 1। इंक्रीमेंट जब ये 2 कर देगा, बॉडी का लूप की बॉडी का एंड हो गया। एंड करने के बाद रिटर्न 0 पे नहीं जाएगा, ये वापस घूम जाएगा, और वापस घूम के कहां जाएगा? कंडीशन पे जाएगा और चेक करेगा कंडीशन ट्रू है फॉल्स। तो 2 लेस देन 10 होता है, बिल्कुल 2 लेस देन 10 होता है, प्रिंटफ 2 प्रिंट कर देगा, इंक्रीमेंट करके 3 हो जाएगा i की वेरिएबल की वैल्यू। फिर बॉडी लूप की बॉडी का एंड आ गया, फिर रोटेट करेगा कंडीशन की तरफ, 3 लेस देन 10 होता है, बिल्कुल 3 लेस देन 10 होता है, 3 प्रिंट कर देगा, फिर इंक्रीमेंट 4, ऐसे फिर कंडीशन स्टेटमेंट इंक्रीमेंट कंडीशन स्टेटमेंट इंक्रीमेंट, ऐसे रोटेट करता रहेगा। कब तक रोटेट करता रहेगा? जब तक लूप की कंडीशन फॉल्स इवैल्यूएट नहीं हो जाती। तो ये 1 to 10 प्रिंट कर देगा, और 11 जब इंक्रीमेंट होगा, 11 पे कंडीशन क्या हो जाएगी आपकी? लूप की कंडीशन क्या हो जाएगी? फॉल्स, और लूप की कंडीशन फॉल्स होते ही वो रिटर्न 0 पे जाएगा और आपका प्रोग्राम फिनिश कर जाएगा। तो आपने देखा फॉर में और वाइल में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ यही डिफरेंस है कि उसमें इनिशियल फॉर में क्या होता है? इनिशियल एक्सप्रेशन, टेस्ट एक्सप्रेशन और इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट एक्सप्रेशन ब्रैकेट के अंदर, फॉर कीवर्ड की ब्रैकेट के अंदर ही आ जाता है, लेकिन इसमें आगे पीछे करना पड़ता है, अदरवाइज दोनों की वर्किंग सेम है। जैसे फॉर बार बार स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट कर रहा है, कब तक एग्जीक्यूट कर रहा है? जब तक उसकी कंडीशन क्या है? ट्रू है। जैसे कंडीशन फॉल्स होगी लूप से बाहर आ जाओगे। सेम फॉर में भी ऐसे ही होता है और वाइल में भी ऐसे ही होता है कि जब तक कंडीशन ट्रू है तब तक लूप चलेगा, अदरवाइज लूप कंडीशन फॉल्स होते ही लूप से आप बाहर आ जाओगे। तो आप इसको नोट डाउन करिए, फिर देखते हैं डू वाइल लूप। आइए स्टूडेंट्स, अब देखते हैं नेक्स्ट लूप, डू वाइल लूप। तो इससे पहले मैंने आपको वाइल लूप बताया था। जैसे वाइल लूप होता है वैसे डू वाइल लूप होता है। दोनों में छोटा सा ही डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? वाइल में क्या होता है कि जो वाइल होता है वो ऊपर होता है, लेकिन डू वाइल में वाइल ऊपर से हट के नीचे आ जाता है। एंड जो लूप की बॉडी होती है, लूप का जो करली एंड ब्रैकेट होता है, उस करली एंड ब्रैकेट के बाद में वाइल स्टेटमेंट आती है। तो इसका सिंटैक्स क्या होगा? इनिशियल एक्सप्रेशन, डू कीवर्ड आएगा, फिर बॉडी ऑफ द लूप आएगा, फिर लास्ट में वाइल टेस्ट एक्सप्रेशन, और लास्ट में सेमीकोलन आएगा। इससे पहले फॉर और वाइल में मैंने लास्ट में जब आपके जो पैरेंथेसिस होते हैं फॉर के या वाइल के, तो उसमें सेमीकोलन नहीं था। इसमें आपका सेमीकोलन आएगा। वाइल टेस्ट एक्सप्रेशन के बाद सेमीकोलन आएगा आपका। तो इसमें कैसे आपका वर्किंग होता है?
इसमें सबसे पहले इनिशियल एक्सप्रेशन इवैल्यूएट होगी और इनिशियल एक्सप्रेशन इवैल्यूएट होने के बाद लूप के अंदर एंटर कर जाएगा कंपाइलर, डू वाइल के अंदर एंटर कर जाएगा, स्टेटमेंट करेगा, फिर इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करेगा, फिर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के बाद टेस्ट एक्सप्रेशन पे जाएगा। अगर कोई कंडीशन ट्रू होगी तो वो रोटेट करेगा लूप के बिगिनिंग में। तो आइए समझते हैं थोड़ा सा एक सिंपल सा एग्जांपल 1 to 10 वाले एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि कैसे डू वाइल की वर्किंग क्या होती है। यहाँ पे आई वेरिएबल डिक्लेयर होगा, आई इज इक्वल टू 1 जाएगा, आई में 1 इनिशियलाइज हो जाएगा, यानी ये इनिशियल एक्सप्रेशन है। इसके बाद डायरेक्टली लूप के अंदर एंटर कर जाएगा कंपाइलर। प्रिंटफ क्या कर रहा है, आई की वैल्यू को 1 प्रिंट करेगा, आई की वैल्यू 1 है तो आउटपुट में क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 1 प्रिंट करने के बाद इंक्रीमेंट होगा, कितना हो जाएगा 1 से 2 और कंडीशन पे जाएगा, फिर वो वाइल 2 लेस देन 10 कंडीशन 2 लेस देन 10 कंडीशन ट्रू है। अगर कंडीशन ट्रू है तो ये लूप के बिगिनिंग में प्रिंटफ में आएगा, आई की वैल्यू को 2 को प्रिंट कर देगा, फिर 3 करेगा इंक्रीमेंट, फिर कंडीशन 3 लेस देन 10 कंडीशन 2, फिर प्रिंट, फिर इंक्रीमेंट, ऐसे कब तक रोटेट करेगा 10 तक। 10 जब प्रिंट कर दिया, 11 पे कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स, और फॉल्स होने के बाद वो लूप से बाहर आ जाएगा आपका। वाइल और डू वाइल में सिर्फ एक ही डिफरेंस है कि वाइल में कंडीशन स्टार्टिंग में चेक होती है, इनिशियलाइज करने के जस्ट बाद ही कंडीशन चेक होती है। लेकिन डू वाइल में क्या होता है, एक बार बॉडी ऑफ द लूप चलेगी और उसके बाद कंडीशन चेक होगी आपकी। तो वाइल में क्या होता है, डू वाइल में क्या होता है आपका कि कंडीशन एक बार बॉडी लूप एग्जीक्यूट होने के बाद, चेक होने के बाद आपका कंडीशन इवैल्यूएट होती है, बॉडी एग्जीक्यूट होने के बाद आपकी कंडीशन चेक होती है। लेकिन वाइल और फॉर में ऐसा नहीं होता, वाइल में और फॉर में पहले कंडीशन इवैल्यूएट होती है और फिर बॉडी ऑफ द लूप चलती है आपकी। तो ये आपके सिंबल से तीनों लूप्स हैं, फॉर, वाइल और डू वाइल। अब इसमें आप कहेंगे कि डिफरेंस क्या है, हमें कैसे डिसाइड करना पड़ता है कि हमें यहाँ फॉर यूज करना है, वाइल यूज करना है, डू वाइल यूज करना है, कैसे आप डिसाइड करते हैं कि कौन सा लूप कहां पर यूज करना है। जब भी आपका काउंटिंग का कंसेप्ट आता है, 1 to 100 जाना है, 1 to 10 जाना है, 1 to 20 जाना है, या रिवर्स डायरेक्शन है, 10 to 1 जाना है, 20 to 1 जाना है, 100 to 1 जाना है, तो जब आपका काउंटर चलता है तो आपका फॉर लूप चलता है, फॉर लूप आपको यूज करना है। यानी जब आपको काउंटिंग का कंसेप्ट आता है तो फॉर यूज प्रेफर किया जाता है। लेकिन जब काउंटिंग का कंसेप्ट नहीं होता, फॉर एग्जांपल यूजर के इनपुट के ऊपर डिपेंड करे कि लूप चले या ना चले। जैसे कई बार आप सॉफ्टवेयर में देखते हैं, डू यू वांट टू कंटिन्यू, यस और नो। अगर आप वाई पे क्लिक करते हैं तो आगे काम होता है, अगर आपने नो पे क्लिक कर दिया तो आगे आपका काम नहीं होता है। तो जब आपका यस नो का कंसेप्ट आता है तो आपका वाइल और डू वाइल लूप यूज होते हैं। डू यू वांट टू कंटिन्यू, अगर आपने वाई प्रेस किया तो लूप चलेगा, अगर आपने एन प्रेस कर दिया लूप से एग्जिट कर जाओगे। तो जब यस नो का कंसेप्ट आता है, यानी जब आपको डेफिनेट नहीं होता है कि लूप को हमने 10 बार चलाना है या 20 बार चलाना है, जब डेफिनेट नहीं होता है, लूप आपका एक बार भी चल सकता है, 2 बार भी चल सकता है, 10 बार भी चल सकता है, वो डिपेंड करता है आपके इनपुट के ऊपर। अगर जब आप यस प्रेस करेंगे तब तक लूप चलेगा, जैसे एन प्रेस कर दिया आप लूप से एग्जिट कर जाएंगे। तो जब आपका इनडेफिनेट होता है कि जब आपको पता नहीं होता है कि लूप आपका कितनी बार चलेगा, तो आप वाइल और डू वाइल को प्रेफर करते हैं। और वाइल और डू वाइल में भी कैसे डिसाइड करते हैं कि मुझे अब वाइल यूज करना है, अब डू वाइल। अगर कंडीशन स्टार्टिंग में ही चेक करानी है तो वाइल यूज करेंगे, और अगर आपने एक बारी बॉडी एग्जीक्यूट कराने के बाद कंडीशन चेक करानी है तो आप डू वाइल लूप को यूज करेंगे। तो ये सिंपल से आपके तीनों लूप्स हैं, फॉर, वाइल और डू वाइल। इसमें कुछ प्रोग्राम्स भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन आज नहीं डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और आगे आपको प्रोग्राम डिस्कस करते हुए नेक्स्ट टॉपिक आपका डिसीजन स्टेटमेंट और कंट्रोल स्टेटमेंट्स बताऊंगा। तो आज के लिए इतना ही है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।